हेलो लर्नर्स, मैं परिष्कृत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक गोविंदराव सेक्सरिया वाणिज्य महाविद्यालय, और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का। यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी लिक्विडेशन पे जा रही है। उसकी जो कैपिटल है वो 3 टाइप के हैं। सबसे पहला एक प्रेफरेंस कैपिटल है, दूसरा इक्विटी कैपिटल है जो फुल्ली पेड अप है, और तीसरा जो इक्विटी कैपिटल है वो पार्टली पेड अप है। यहाँ पे टोटल कंपनी के जो क्रेडिटर्स है वो 4,50,000 है। उसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल है, 1,30,000 के क्रेडिटर फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स है। सभी एसेट को बेचने से कंपनी को टोटल अमाउंट 6,50,000 रियलाइज हुआ है, जिसमें से उसने पूरा का पूरा अमाउंट रियलाइज किया है। जो सिक्योर क्रेडिटर्स के पास एसेट था उसको भी उसने रियलाइज किया है। और यहाँ पे बोला है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो गिवन है 26,500 है। लिक्विडेटर का जो रेम्युनरेशन है वो डिपेंडेंट है एक एसेट रियलाइज पे और एक है अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। लिक्विडेटर ने कहीं ना कहीं एक कॉल किया जो पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं उस पर 3 रुपए कॉल अप किया। सभी शेयर होल्डर ने दे दिया, सिर्फ एक जो शेयर होल्डर जिनके पास 4,000 शेयर थे उन्होंने इस कॉल का पैसा नहीं दिया है। और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको क्या बनाना है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहले हम ऐसे रियलाइजेशन रिसिप्ट साइड से चालू करते हैं। क्वेश्चन में पहला रिसिप्ट क्या है, एसेट रियलाइज का, तो हम यहां लिख रहे हैं 2 एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज हो रहा है 6,50,000 का। और एक दूसरा रियलाइजेशन है 2 कॉल्स मेड या अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स। तो यहाँ पे एक 40,000 इक्विटी शेयर है जिसका फेस वैल्यू 20 रुपीज है, लेकिन पेडअप वैल्यू कितना है 16 है। इसी शेयर से कहीं ना कहीं लिक्विडेटर ने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया। कितने शेयर पे पैसा मंगाया, टोटल 4,000 शेयर्स पे पैसा मंगाया। कितना पैसा मंगाया, 3 रुपीज। 40,000 शेयर्स पे कितना पैसा मंगाया उसने, 3 रुपए मंगाया। 3 रुपए मंगाने का टोटल अमाउंट कितना मंगाया उसने, 1,20,000। आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर्स 4,000 शेयर्स के पैसे नहीं हुए, तो माइनस किया हमने कॉल्स इन एरियर्स, कितना है 4,000 शेयर्स का है, मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 12,000 रुपए नहीं मिले। तो टोटल कितने पैसे मिले, 1,08,000 रुपीज। अब ये जो शेयर होल्डर है जिन्होंने शेयर का पैसा नहीं पे किया है, तो लिक्विडेशन में जब जा रहे हैं और सरप्लस पैसा बचा तो इन शेयर होल्डर को पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट के लिए। तो हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, यहाँ पे हमको याद रखना है कि सबसे पहला एक्सपेंसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का होता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जो कहीं ना कहीं एसेट की रियलाइजेशन में पहले वो अपना पेमेंट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, पूरे एसेट का रियलाइजेशन किसने कर लिया है, लिक्विडेटर ने कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला अब अगर हम पेमेंट करेंगे तो किसके पेमेंट करेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कितने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है टोटल फुल्ली सिक्योर्ड है 1,30,000। तो हमने यहाँ पे 1,30,000 टोटल रियलाइजेशन। यहाँ पे जो हमारा रियलाइजेशन हो रहा वो हो रहा 7,58,000 का। इस 7,58,000 से सबसे पहले हमने 1,30,000 पे कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे मैं छोटा सा एक वर्किंग नोट जैसा एक बना रहा हूं कि मुझे ये पता रहे कि मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो 7,58,000 में 1,30,000 माइनस कर दिए तो ये आ गया 6,28,000। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पेमेंट किसको होगा, क्या करेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। क्वेश्चन में जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर हम चेक करेंगे तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 26,500 का। तो हम यहां पे कर लेते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 26,500। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने के बाद कितना बचा, 6,01,000
500। नेक्स्ट पे होगा किसको, लिक्विडेटर को, उसका रेम्यूनरेशन। जब हम बात करेंगे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, यहाँ पे दो चीज पे डिपेंडेंट, एक एसेट रियलाइज पे डिपेंडेंट है और एक इस पे डिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है अमाउंट पेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल एसेट रियलाइज है 6,50,000 का और उसका 5% जो है वो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है। तो 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो यह आ गया 32,500। अब हम अगर चेक करेंगे कितना पैसा बच गया, तो हम इसको 6,01,500 से माइनस कर देंगे, तो ये बचा है कितना, 5,69,000 पैसा बचा हुआ है। उसके बाद लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना भी पेमेंट होगा उस पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट पे हमको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन नहीं कैलकुलेट करना है। टोटल क्रेडिटर यहाँ पे 4,50,000 है। क्रेडिटर अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 4,50,000 है। उसमें से माइनस करेंगे हम, सबसे पहली बात तो सिक्योर्ड क्रेडिटर थे वो 1,30,000 के, बचा कितना 3,20,000। इसमें से ये पूरे के पूरे अनसिक्योर्ड हुए, लेकिन अनसिक्योर्ड में प्रेफरेंशियल कितने हैं, 20,000 है, और जो बच गए वो रिमेनिंग अनसिक्योर्ड है। तो रिमेनिंग अनसिक्योर्ड कितने हैं, 3 लाख। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट के देखेंगे तो डिबेंचर्स क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो यहां पे नेक्स्ट पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,000 का। तो 20,000 का पेमेंट के अब कितना बच गया, 5,49,000 रुपीज। अब इसके बाद किसको पेमेंट होगा, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अब आप देख सकते हैं रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने का है, 3 लाख का है। पैसा कितना बचा हुआ है, 5,49,000। इसका मतलब अनसिक्योर्ड पेमेंट क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद भी किसी और नेक्स्ट लायबिलिटी को पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लास्ट लायबिलिटी नहीं है। तो अगर लास्ट लायबिलिटी नहीं है, उस कंडीशन पे अगर हम लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन निकाल रहे हैं तो अमाउंट पेड मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा का पूरा 3 लाख रुपए पे कर देंगे और उस 3 लाख पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालेंगे। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है 3%। तो यहाँ पे हम 3% निकाल लेते हैं। 3 लाख का 3% कितना आ गया, 9,000। तो टोटल 3 लाख प्लस 9,000, 3,09,000 पे हो गया। अब कितना बच रहा है, 2,40,000। कितना पैसा बच गया, 2,40,000 पैसा बच गया है। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट के बाद हम किसको पे करेंगे, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे हम देखेंगे तो हम डिविडेंड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका पूरा का पूरा कैपिटल पे कर देते हैं। कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 4,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 इच फुल्ली पेड अप। तो अगर 4,000 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। प्रेफरेंस कैपिटल है 2 लाख, पैसा कितना बचा है, 2,40,000। इसका मतलब पैसा ज्यादा बचा है, इस हम पूरा का पूरा अमाउंट किसको पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसका कैपिटल जो 2 लाख रुपीज है वो पूरा का पूरा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब कितना बचा, 40,000 रुपए। तो अब जो 40,000 रुपए बचा है, तो अब यहाँ पे हम 40,000 रुपए को किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारे पास 2 टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है, एक जो फुल्ली पेड अप है और एक जो पार्टली पेड अप है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इक्विटी शेयर्स है जो कि ₹20 ईच है, फुल्ली पेड अप है, और एक इक्विटी शेयर था 20 रुपीज का, लेकिन 16 पेड अप था। 3 रुपए का कॉल हमने और कर लिया, तो टोटल पेड अप वैल्यू कितनी उसकी बन गई, 19। तो 2 टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर है, एक 20 रुपए फुल्ली पेड अप है और एक 90 रुपीज फुल पेड अप है। तो जो शेयर होल्डर
जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया हुआ है सबसे पहला पेमेंट क्या होगा, उसी शेयर होल्डर को होगा। तो यहाँ पे एक टाइप के एक कैटेगरी इक्विटी शेयर है जिसने पूरा का पूरा 20 रुपए दिया हुआ है, और एक इक्विटी शेयर है जिसने 19 रुपए दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादा किसने दिया हुआ है, 20 रुपए वाले ने। कितना ज्यादा दिया हुआ है तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपए आएगा। तो सबसे पहले 1 रुपए का जो पेमेंट है वो किसको हो जाएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको फुल्ली पेड अप वाले को। तो यहाँ पे 40,000 इक्विटी शेयर है, 1 रुपए के हिसाब से 40,000 आता है, और यहाँ पे भी सरप्लस कितना बचा हुआ है, 40,000 बचा हुआ है। मतलब उसी टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है उसको पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा अगर आपको मेथड निकालना है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि और कैसे हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम डेफिशिएंसी निकालेंगे। डेफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहली बात तो हम इक्विटी कैपिटल लिखते हैं। इक्विटी कैपिटल है, दो टाइप के इक्विटी शेयर है, एक दोनों 40,000 इक्विटी शेयर है, एक का 20 रुपए पे है, तो हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया ये 8 लाख रुपीज। और एक इक्विटी कैपिटल है वो भी 40,000 है इक्विटी शेयर, लेकिन उसका पेड अप वैल्यू कितना है 19, जिसमें से जो 4,000 शेयर से उसका पैसा हमको मिला है क्या, नहीं। तो हमको पेमेंट कितने इक्विटी शेयर पे करना है, 40,000 पे नहीं, 36,000 पे। 36,000 पे कितना पे करना है, 19 रुपीज पे करना है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये आ गया, सॉरी 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो ये आ गया 6,84,000। तो टोटल इक्विटी कैपिटल कितने का आया, 14,84,000, जिसमें से पैसा कितना बचा हुआ है, अमाउंट रिमेनिंग 40,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी कितनी की हुई, डेफिशिएंसी हुई 14,44,000 की। अब ये डेफिशिएंसी क्या होगी, मतलब 14,44,000 का पेमेंट नहीं हो सकता, तो ये डेफिशिएंसी हुई। डेफिशिएंसी हम पर शेयर निकालेंगे, तो डेफिशिएंसी पर शेयर कितना आया, 14,44,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 40,000 प्लस 36 दैट इज 76,000। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 19 रुपीज की डेफिशिएंसी आई। इसका मतलब इक्विटी शेयर पे 19 रुपए पे नहीं करना है, तो कितना रुपए पे करना है, यहाँ पे 19 रुपए है, डेफिशिएंसी भी 19 के आगे, मतलब इस शेयर होल्डर को पे करना नहीं है। यहाँ पे 20 रुपए है, डेफिशिएंसी आई 19 की, मतलब पे कितना करना है, 1 रुपीज पे करना है। तो हम ये 1 रुपीज पे कर देंगे किसको, जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय इक्विटी शेयर होल्डर हु आर फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे हमने लिखा कितना पे हो गया उसको, 40,000 रुपीज पे हो गया। तो इसका मतलब कितना रुपए पे हुआ, एक शेयर पे कितना रुपए पे हो गया, 1 रुपए का पेमेंट हो गया। और उस शेयर होल्डर को पे हुआ जिसने पूरा का पूरा पैसा अपने शेयर का दे दिया है। तो यहाँ पे हम टोटल कर देते हैं 7,58,000। तो यहाँ पे जब भी आपको याद रखना है, दो डिफरेंट कैटेगरी के इक्विटी शेयर है, तो आपको उनको पेमेंट करने से पहले या तो जो शेयर होल्डर ने ज्यादा पे किया है, जितना ज्यादा पे किया पहले उसको पे कर लो, और फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेटली सभी शेयर होल्डर को पे कर लो। और आप डेफिशिएंसी निकालो, डेफिशिएंसी निकालने के बाद उसको पेड अप वैल्यू से माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जितना आया वैल्यू उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट का कैलकुलेशन कर लो। उतना अमाउंट किसको पे होगा, उतना अमाउंट किसको पे होगा, शेयर होल्डर को पे होगा। तो ये हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है लिक्विडेशन का वो कंप्लीट हो चुका है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।